सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश भारत के अंतर्गत अर्थव्यवस्था से जुड़ी प्रमुख प्रथाओं के संबंध में। यानी जिस समय ब्रिटिश कंपनी के द्वारा भारत में अधिकार किया गया और बंगाल के क्षेत्र से यह अधिकार भारत के अन्य क्षेत्रों की ओर जैसे जैसे विस्तारित होता गया, ब्रिटिश व्यापारियों के द्वारा भारतीय किसानों का, कारीगरों का और शिल्पियों का अत्यधिक शोषण किया जाता है। इसी कड़ी में जमींदारों के द्वारा अत्यधिक लगान वसूलने के लिए किसानों को विवश किया जाता था। साथ ही व्यापारियों के द्वारा भारतीय कारीगरों को कारखानों में अत्यधिक उत्पादन करने के लिए उनको विवश किया जाता था, जिसके बदले में उनको बहुत कम धन दिया जाता था या बहुत कम उनको कीमत अदा की जाती थी। इसी लूट के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारियों ने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रथाओं को प्रारंभ किया और ये प्रथाएं भारतीय किसानों, शिल्पियों और कारीगरों के लिए अत्यधिक शोषण का कारण बनी, जिसमें महत्वपूर्ण पहली प्रथा है ददनी प्रथा। ददनी प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों एवं शिल्पियों को अग्रिम पेशगी के तौर पर रुपया दे देते थे। अग्रिम पेशगी का मतलब है कि एडवांस में उनको पैसा दिया जाता था और एडवांस में कुछ पैसा देकर के उनसे एक अनुबंध कर लिया जाता था कि उनको अपने खेत में कौन सी फसल का उत्पादन करना है। फसल की कीमत भी पहले ही निर्धारित कर ली जाती थी और बाद में जब फसल उत्पादित हो जाती थी तो बहुत कम कीमत पर उसको खरीदा जाता था, जिसके कारण से किसानों को अत्यधिक शोषण हुआ क्योंकि लागत अधिक होती थी, परंतु एडवांस पैसा लेने के कारण से वो मजबूर होते थे और पूरी की पूरी फसल उस अनुबंध के तहत के शर्तें निर्धारित होती थी, उसके तहत उनको उसी व्यापारी को बेचना होता था। ददनी प्रथा मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग में प्रचलित थी, लेकिन अन्य उद्योगों में भी धीरे धीरे इसका प्रसार हुआ और इन्हीं उद्योगों से प्रसारित होते होते ये भारतीय कृषि के क्षेत्र में भी आ गई थी। कारीगरों के साथ में भी एक एडवांस अमाउंट देकर के, एडवांस उनको कुछ पेशगी देकर के एक अनुबंध किया जाता था और इस अनुबंध में निर्धारित होता था कि उनको इस चीज का उत्पादन करना है, कितने समय में कितना उत्पादन करना है, तो ये सब इस अनुबंध में पहले ही निर्धारित होता था। अनुबंध की शर्तों के हिसाब से ही कारीगरों को, शिल्पियों को एक उत्पादन करके निर्धारित समय में व्यापारियों को देना होता था, जिसके लिए उनको बहुत कम कीमत प्राप्त होती थी और जबकि लागत अधिक होती थी। इस कारण से भारतीय किसानों का, कारीगरों का और शिल्पियों का अत्यधिक शोषण हुआ। तो ददनी प्रथा के विरोध में नील विद्रोह एक महत्वपूर्ण है, जिसमें नील की खेती एक सबसे मुख्य कारण था, लेकिन उसके साथ साथ में नील की खेती करने वाले किसानों को ददनी प्रथा के अंतर्गत कुछ एडवांस देकर के उनको नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया जाता था, जिसके कारण से वह आंदोलन हुआ था। दूसरी महत्वपूर्ण प्रथा है तीन कटिया प्रथा। तीन कटिया प्रथा, इस प्रथा के अंतर्गत बिहार के किसानों को अपने ब्रिटिश बगान मालिकों के साथ किए गए अनुबंध पर अपनी जमीन के करीब 3/20 भाग पर नील की खेती करना आवश्यक था। तो ये पूरे बिहार और बंगाल के क्षेत्र में भी प्रचलित व्यवस्था थी तीन कटिया प्रथा। 3/20 भाग के कारण से तीन कटिया प्रथा इसका नाम पड़ा, क्योंकि बिहार में भूमि की पैमाइश की जो इकाई थी उसको कट्ठा के नाम से जाना जाता था, कट्ठा के नाम से जाना जाता था, जिस कारण से यानी किसी किसान के पास में अगर 20 कट्ठा भूमि थी तो उसके 3 कट्ठा पर उसको नील की खेती करना अनिवार्य था। तो इसलिए इस व्यवस्था का नाम, इस प्रथा का नाम पड़ा तीन कटिया प्रथा। इस प्रथा के विरोध में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नायक महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण में सत्याग्रह 1917 में किया गया था और जिसके कारण से बिहार के लोगों को तीन कटिया प्रथा से मुक्ति प्राप्त हुई थी। इसके बाद तीसरी महत्वपूर्ण प्रथा है कम्युनिटी प्रथा। कम्युनिटी प्रथा बिहार, उड़ीसा में यह प्रचलित थी। इस प्रथा के अंतर्गत कृषि दास के रूप में खेती करने वाले कमिया जाति के लोग अपने मालिकों से लिए गए ऋण पर दी जाने वाली ब्याज राशि के बदले में आजीवन उनकी सेवा करते थे। यहाँ पर इस प्रथा के अंतर्गत भी किसानों का ही शोषण हुआ, लेकिन यहाँ एक जो पर्टिकुलर इस प्रथा से जो शोषित जाति थी वो कमिया जाति थी। यानी कमिया जाति के लोगों को बगान मालिकों के द्वारा या जमींदारों के द्वारा उनको ऋण दिया जाता था, जिसमें साहूकार और महाजन भी शामिल थे। जब ये उच्च दर पर दिया जाने वाला ऋण जिसको चुकाने में वो असमर्थ होते थे, जब ये ऋण नहीं चुकाया जाता था तो फिर उनको भूदास बना दिया जाता था, यानी कृषि दास के रूप में कार्य करने के लिए उनको बाध्य किया जाता था और वो जीवन भर भूदास बन करके जिससे उन्होंने लोन लिया था, जिससे उन्होंने ऋण लिया था, उसके यहाँ पर अपना पूरा जीवन व्यतीत करते थे। इसके बदले में उनको बहुत कम पर यानी कुछ मजदूरी दी जाती थी और अधिकांश किसानों को कुछ भी मजदूरी नहीं दी जाती थी, यहाँ तक कि कुछ अन्न उनके परिवार के भरण पोषण के लिए उनको दिया जाता था। और इस प्रथा का एक दुष्परिणाम ये हुआ कि
जो जिस किसान के द्वारा ऋण लिया गया, वो ऋण लेने वाला किसान तो पूरा जीवन भर उनके गुलामी करेगा ही, लेकिन ऋण ना देने की वजह से उसके आने वाली संतान भी उनकी पूरी उम्र गुलामी करेगी। तो इस कारण से इस प्रथाओं के द्वारा भारतीय किसानों का और मजदूरों का अत्यधिक शोषण हुआ और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर गुलाम बनने की ओर अग्रसर हो गए। अन्य प्रथा है दुबला हाली प्रथा। इस दुबला हाली प्रथा में भी यही स्थिति होती है। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में, मुख्यतः सूरत में और सूरत के आसपास वारसाड़ के क्षेत्र में यह प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी। इसके अंतर्गत दुबला हाली नामक खुदास अपने मालिकों को ही अपनी संपत्ति और स्वयं का संरक्षक मानते थे। दुबला एक जनजाति है और हाली मजदूर को बोला जाता है, यानी एक गुलाम की स्थिति को, गुलाम को बोला जाता है। तो इसलिए इस व्यवस्था का नाम जो पड़ा, इस प्रथा का नाम जो पड़ा, वो दुबला हाली प्रथा पड़ा। दुबला जनजाति के लोगों को ऋण देकर के उनको भूदास बनने के लिए मजबूर किया जाता था और बहुत कम मजदूरी पर या फिर बिना मजदूरी के उनको कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता था, जिसके कारण से इस जाति के लगभग अधिकांश लोग भूदास के रूप में जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हो गए थे। तो ये प्रथाएं हैं जिन प्रथाओं के द्वारा भारत में किसानों का, कारीगरों का और शिल्पियों का अत्यधिक शोषण किया गया और इस शोषण के विरोध में भारतीय जनमानस के द्वारा आवाज उठाई गई और जिसका साथ भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा भी दिया गया। और भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग के अतिरिक्त भारत के अलग अलग क्षेत्रों में क्रांति का नेतृत्व करने वाले अन्य नेताओं के द्वारा भी इन जनजातियों के और भारतीय किसानों के और प्लस भारतीय कारीगरों के समर्थन में उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए आंदोलन चलाए गए। आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।